Welcome back to another video of Amoeba Classes, my dear naughty lovely स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आपके? सब लोग बढ़िया? सबका लॉकडाउन मस्त कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आप पुराने ही स्टूडेंट हैं और हो सकता सब्सक्राइबर हो सकता सब्सक्राइबर ना भी हो। तो मैं बता दूं यहाँ पर हम जो है बायोलॉजी की क्लासेस चलती हैं और रोज क्लास 10th बायोलॉजी आईसीएसई का एक लेक्चर अपलोड होता है पर्टिकुलर टू रिलेटेड टॉपिक्स एंड द चैप्टर। और कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 9th और 10th के काफ़ी सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। जैसा कि बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और कई सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस YouTube चैनल अमीबा क्लासेस पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो रेड कलर का आइकन है उसको दबाएं, बेल आइकन भी दबाएं। साथ में वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लाइक जरूर करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें और बताएं कि क्या कमी है आपको इस लेक्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए जी, यहाँ पे कुछ बच्चे फ्रेंच में लिखना लगते हैं, स्मैश ले बाउटन डे, पता नहीं क्या क्या तुम लोग बकवास करते हो। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। और स्क्रीन आपको विजिबल हो चुकी होगी, नहीं हुई होगी तो आपको पता है कि क्या करना है। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके आपको टैप करना है अमीबा क्लासेस पे, तो आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट 26 स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और चलो आज स्टूडेंट्स कम आए हैं, क्या बात है? और कहीं बिजी हैं क्या सब? है आज तो कोई वैसे स्पेशल दिन भी नहीं है ना, 14 फरवरी है कि कहीं बच्चे बिजी हो। ऑनलाइन कहाँ बिजी रहते हैं ये लोग। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चे, जैसा कि आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था और हमने ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में पढ़ा था। और ये फिर हैंग हो गया है, खुलते ही साथ ये हैंग हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। ओहो, इससे अलग परेशान है, कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। जैसे कुछ नया तो हमने किया नहीं कि ये हैंग हो, बट पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो कुछ बैकग्राउंड में जादू टोना हुआ। अरे चल जा भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, खुरापाती कोई इनसे करना सीखे। चलिए जी, तो सब चंगासी चलने लगा है। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में ग्रे मैटर और ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो ग्रे मैटर होता है वो बच्चे, उसमें न्यूरॉन का कौन कौन सा पार्ट होता है? साइटॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट हो गया, ठीक है। और साथ ही में क्या हो गया बच्चे? एक्सॉन टर्मिनल। और अगर व्हाइट मैटर की बात करें तो यहाँ पे माइलिन शीथ होती है, जो कि फैटी शीथ होती है, एक्सॉन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट होता है। ब्रेन की बात करें तो सेंटर में क्या मिलता है? व्हाइट मैटर, पेरीफेरी में मिलता है ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो सेंटर में मिलता है ग्रे मैटर और पेरीफेरी पे हमें क्या मिलता है? व्हाइट मैटर। तो समझे? अगर कोई पूछे व्हाट्स द मैटर तो आंसर क्या दोगे? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्हाट द मैटर पे आपको क्या आंसर देना है, ठीक। तो यहां पे बच्चे ऑलमोस्ट हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ सिंपल से टॉपिक है, जैसे कि अगर हम बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्लेक्सेस। तो आज हम इन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि ये रिफ्लेक्स क्या है, कैसे काम करता है। तो आज का लेक्चर उसी रिफ्लेक्स के बारे में होगा, ठीक है। तो पहले जो समझा रहे हैं उसको समझना, फिर अपन बुक का भी रेफरेंस ले लेंगे, ठीक जी। चलिए, तो यहां पे बच्चे अगली जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा एक्शन बच्चे? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अभी ये स्पाइनल कॉर्ड के ही, और हम अभी तक सीएनएस पर ही हैं, सीएनएस ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम, ठीक है ना। और सीएनएस जैसे ही खत्म हो जाएगा, ये समझना सिर्फ 1% आपका ये नर्वस सिस्टम चैप्टर बचेगा और पीएनएस और एएनएस फटाफट से खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें बच्चे, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है पहले इसको डिफाइन करते हैं।
रिफ्लेक्स एक्शन की पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि भाई ये डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे इनके टाइप्स। तो कुछ टर्म्स लिख रहे हैं हम, उसको समझना। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस, क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री। देखो कितने सारे वर्ड्स मिल गए। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस, क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन स्टिमुलस। जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स कब होता है, जब स्टिमुलस होती है, तो टू अ सर्टेन स्टिमुलस। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है जी, तो ये कुछ कीवर्ड्स हमने आपको लिखे हैं इतने सारे। इन कीवर्ड्स को यूज करके आप अपने बुक की या अपने जो भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो वो आप उसको याद कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें कि भाई आप कहां गए, किचन में गए। ठीक है, किचन में आपको क्या बनानी है, चाय, है ना। वो वाली टिकटॉक की वीडियो देखिए, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, गरम है। सुनी होगी ना, काफी फनी वीडियो थी। तो चाय की बात करें तो आपने क्या बनाई, चाय। अब चाय बनाते तो किस में बनाते, टी पैन होता है कुछ इस तरीके सा, और यहाँ पे हैंडल होता है। ठीक है, नीचे ये बढ़िया गैस चूल्हा रखा होता है, स्टोव जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या चल रही है, गैस जल रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब गर्म करते हो तो ये बच्चे, ये किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, और स्टील क्या हो जाती है बच्चे, हॉट हो जाती है। ठीक, अब मान लो आपने ध्यान नहीं दिया और गलती से इस हॉट स्टील को आपने क्या किया, टच। क्या कर दिया बच्चे, टच। और जैसे ही टच किया आपने अपना जो हाथ है उसको क्या किया, रिमूव किया। अब जब वो हाथ आप रिमूव करोगे तो वो रिमूवल कैसा होगा, वो काफी ज्यादा सडन होगा, वो बहुत ही ज्यादा इंस्टेंटेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्विक होगा, ऑटोमेटिक होगा। आप ऐसा नहीं है कि सोच रहे हो, आपने जैसे ही गर्म टी पैन को टच किया तो आप टच करने के बाद ये सोचोगे नहीं कि अरे हाँ ये तो गर्म है, चलो मैं अपना हाथ हटा लेता हूं नहीं तो मैं जल जाऊंगा, और फिर अपना हाथ हटाते हो। ऐसा तो नहीं होता है। आप जैसे ही टच करते हो बिना सोचे समझे आप अपने ब्रेन में कुछ भी प्रोसेस नहीं करते हो, और इंस्टेंटेनियसली आप क्या करते हो, उस हाथ को हटा लेते हो। मतलब कि इनवॉलेंट्री, विदाउट योर विल, आप ना चाहते हुए भी क्या करते हो, अपना हाथ को हटा लेते हो। ठीक है, अब जानबूझ के टच करना है, जानबूझ के जलना है, तो फिर वो हो जाएगा वॉलेंट्री, उसको हम रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे। बट आपको पता ही नहीं और आपने गलती से टच कर लिया तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और स्टिमुलस यहां पे क्या हो जाएगी, हीट। तो क्या बच्चे यहां पे आपका जो ब्रेन है, खैर आप लोग के पास ब्रेन तो है ही नहीं, तो क्या यहां पे बच्चे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ इस रिफ्लेक्स एक्शन में, क्या ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि है ही नहीं आपके पास ब्रेन। होता भी तो भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो यहां पे बच्चे इन्वॉल्वमेंट स्पेसिफिकली किसका है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बताएगा कोई, स्पाइनल कॉर्ड का। बिल्कुल सही जवाब किसका होगा बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल को कनेक्ट करके समझना। सडन, इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस, क्विक, ऑटोमेटिक, involuntary response of the body to a certain stimulus without the involvement of brain। समझे, तो ये क्या हो गया बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से मान लो आप कहीं पर खड़े हुए हो, ठीक है, आप इस तरीके से खड़े हुए हो और यहां पे मान लो ये गेट है, आप गेट के पीछे छुपे हुए हो। ठीक है, ये गेट हो गया, और यहां से आपका छोटा भाई आ रहा है, आप गेट के पीछे छुपे हुए हो। ठीक है, जैसे ही छोटा भाई आगे आगे आता है आप यहां से क्या चिल्लाते हो, उसको डराने के लिए क्या चिल्लाते हो, भू, है ना, हु भू, जो भी करते हो तुम लोग, तो वो क्या होता है, डर जाता है। ये उसका डर भी बच्चे क्या है, ये डर भी उसका क्या है बच्चे, रिफ्लेक्स
एक्शन। ये डर भी क्या है उसका? रिफ्लेक्स एक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने डराया तो वो जो डर था वो उसका स्टिमुलस हुआ समझे? और जो आपने डराया वो स्टिमुलस हुआ और वो डरा वो उसका क्या हुआ बच्चे? रिस्पॉन्स हुआ। और यहां पे आपके छोटे भाई ने या छोटी बहन जिसको भी आपने डराया है वो एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचेगा कि अरे हाँ मेरे को स्लो मोशन में मेरे बड़े भैया दिख रहे हैं या बड़ी बहन दिख रही है और वो ऐसे मुंह खोलने वाले और भू बोलने वाले हैं, चलो अब मैं डरूंगा, और फिर वो आ चिल्ला चिल्ला के डर के भाग जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये भी क्या है बच्चे? रिफ्लेक्स एक्शन। तीसरा अगर हम बोले, जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, गाड़ी भी चलाते हो, बैलगाड़ी तो नहीं चलाते हो बट साइकिल और बाइक और स्कूटी स्कूटी जो भी है, गाड़ी वाड़ी जो भी आप चलाते हो, तो अगर सामने अचानक से एक कुत्ता आ जाता है, मतलब कि आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, जिक्सर लेके जा रहे हो आप, मान लो 100 की एमपीएच की स्पीड पर हो, ठीक, और अचानक से सामने अगर कुत्ता आ जाता है तो क्या करते हो? पेल देते हो, उसमें भेड़ देते हो, क्या करते हो? इंस्टेंटेनियस आप क्या लगाते हो? ब्रेक लगाते हो, इंस्टेंटेनियस। आप क्या सोचते हो कि अरे सामने देखो मुझे स्लो मोशन में कुत्ता आता हुआ दिख रहा है, चलो अब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी और कुत्ता जो है वो बच जाएगा? ऐसा सोचते हो क्या? नहीं। आपको जैसे ही डॉग दिखा आप अचानक से क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। आप कुछ भी हो, साइकिल भी चला रहे हो, अगर कोई छोटा सा बेबी आ जाए, मान लो गलती से छोटा सा बेबी गली में आपके आ जाए या रोड पर आ जाए और आप साइकिल भी चला रहे हो, तो भी आप साइकिल के क्या लगाते हो? ब्रेक लगाते हो। अब चाहे ब्रेक लगा के आप स्लिप होके गिर जाओ वो बात की बात है, बट आप ब्रेक लगाते हो। आप ये कभी नहीं सोचते हो कि चलो भेड़ देते हैं, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। तो बच्चे ये जो आपने ब्रेक लगाए हैं ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और आप चश्मा नहीं पहने हो ठीक है, आप रिमझिम का कमेंट पढ़ लिया हमने, ठीक है, पुरानी यादें सभी को ताजा हो रही हैं धीरे धीरे। चलो, तो यहां पर अगर जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और यहां पे मान लो कुछ फ्लाई वगैरह है जो एयर में उड़ रही है, अचानक से जब ये फ्लाई या कोई भी छोटा सा पार्टिकल आपकी आंखों की तरफ आता है तो क्या आपको स्लो मोशन में वो छोटा सा पत्थर का या किसी भी मक्खी का पार्टिकल क्या आपको दिखाई देता है? नहीं, वो सीधे क्या होता है? आपकी आंख के अंदर चला जाता है। बट आंख के अंदर जाने के पहले या उसके बाद आप आंख को ब्लिंक जरूर करते हो, ये सोचकर कि अगर हमने आंख बंद कर ली तो शायद वो पार्टिकल नहीं जाएगा। बट ये जब आप आंख को ब्लिंक करते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी बहुत फास्ट होता है। क्या होता है बच्चे? बहुत फास्ट होता है। और ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी मदर की बात करें, जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दी में मदर क्या करती हैं? निटिंग करना शुरू कर देती है ना, स्वेटर वेटर बनना शुरू कर देती हैं आपके लिए या घर में किसी के लिए भी, अपने लिए क्या करती है? स्वेटर बनाना शुरू कर देती है। वो इतनी एक्सपीरियंस हो गए हैं आपकी मदर या आपकी दादी या घर पे जो भी स्वेटर वगैरह बनाता है कि सामने मान लो टीवी खुली हुई है, ठीक है, यहाँ ये क्या है? टीवी, और यहाँ पे सीरियल चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और वहां पे सीन चल रहा है और आवाज आ रही है कौन सी? धूमता न न न न धूमता न न न धूमता न न न न, इस तरीके से नहीं, वो फेस बार बार जो हीरोइन है वो ऐसे बार बार फेस करती है। तो आपकी मम्मी पूरे गौर से वो धूमता ना सीन देखे जा रही हैं और उनके हाथ में निटिंग भी जो है वो लगातार चलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि निटिंग रुक गई, उनके हाथ में निटिंग कंटिन्यू है, वो स्वेटर बुनती जा रही है और टीवी पे धूमता ना ये सब चलता जा रहा है। तो ये जो निटिंग भी है ना बच्चे, ये भी एक टाइप का क्या है? रिफ्लेक्स। कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां पे ये रिफ्लेक्स की तरह काम कर रहा है और ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है? सब कुछ चलता जा रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, बड़े ही मस्त मस्त एग्जांपल थे किसके बच्चे? रिफ्लेक्स एक्शन के। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो इन रिफ्लेक्स एक्शन को, गर्व आपका डाउट अभी अभी क्लियर होगा, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वाला, परेशान नहीं हो। इन रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे।
एक होता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स बोलेंगे बच्चे? कंडीशनड रिफ्लेक्स। और दूसरा हम बोलेंगे क्या? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। आपकी सेलिना बुक में कुछ और दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। एक होगा कंडीशन और एक होगा अनकंडीशन, ठीक है। कंडीशन में लर्निंग की कंडीशन लगी हुई होती है। कंडीशन रिफ्लेक्स में लर्निंग की क्या होती है बच्चे? कंडीशन लगी रहती है। और जब आपने लर्निंग अच्छी तरह सीख ली तो वो कंडीशन रिफ्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर अनकंडीशन रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडीशन रिफ्लेक्स में अगर हम एग्जांपल दें तो पहला एग्जांपल है हमारा आपका साइकिल चलाना सीखना। साइकिल चलाना सीखना कैसे? जब आप पहली बार बच्चे साइकिल चलाना सीखते हो तो गिरते हो, है ना। हो सकता नाली में गिरे, हो सकता बड़े से नाले में भी गिरे, और जब घर पे लौट के आए तो आपकी मम्मी डर गई कि ये भूत कौन आ गया। फिर पता चला, आपने जब नहाया तो पता चला आपके मुंह से पूरा कीचड़ वीचड़ जो लगा हुआ था वो हट जाता है, और मम्मी खुशी के आंसू गिरने लगते हैं कि अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था 1 घंटे से। तो वो आप ही थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे शुरुआत में आप सभी लोग साइकिल चलाना जानते होंगे। आज शुरुआत में जब आपने साइकिल सीखी थी तो आप कई बार गिरे थे, आपने कई बार भेड़ी भी थी साइकिल, किसी ना किसी में भेड़ी भी है साइकिल, जब आप कुछ चीज सीखते हो। बट अगर आज हम आपकी बात करें, अगर आप साइकिल चलाना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सीख चुके हो बच्चे, तो यहां पर आप क्या हो? अब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। पहले जब आप सीखते थे तो वहां पे आपका कौन काम करता था? ब्रेन काम करता था। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग करनी होती थी ब्रेन को कि हाँ भाई अब पेडल मारना है, सामने कोई आए तो ब्रेक लगाना है, आपका ब्रेन काम करता था। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया साइकिल चलाने का, तो अब ये सब कुछ कहां शिफ्ट हो गया? स्पाइनल कॉर्ड में शिफ्ट हो गया। और अब आपका ये साइकिल चलाना किसकी तरह काम करेगा? एक रिफ्लेक्स की तरह काम करेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्विमिंग, है ना। अब पता नहीं आप लोग में से किस किस को स्विमिंग आती है। सबसे पहली बार स्विमिंग सीखते हो तो भाई डूबते भी हो, चिल्लाते भी हो, बट जैसे जैसे स्विमिंग आप सीख जाते हो तो अब कोई भी आपको पानी में पटक दे, स्विमिंग पूल में पटक दे सीखने के बाद, तो आपको डर नहीं लगता, आप अपने आप हाथ पैर चलाने लगते हो। फिर आप ये नहीं सोचते हो कि नहीं नहीं मुझे सांस लेनी है और मुझे हाथों को ऐसे ऐसे चलाना है, नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। इसी तरीके से कंडीशन रिफ्लेक्स का एग्जांपल यहां पर निटिंग वाला भी आ गया कि भाई आपकी मदर जो है वो निटिंग करती रहती है और टीवी पे धूम तना चलता रहता है, तो वो भी किस बेसिस पे? कंडीशन रिफ्लेक्स की बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें अनकंडीशन में, तो यहां पे सीखने का कोई कंडीशन नहीं है। ये क्या होता है? नेचुरल होता है, ठीक है। आपको पैदा होते ही साथ वो रिफ्लेक्स होगा। क्या? जैसे कि मान लो किसी ने पिंच किया, किसी ने पिंच किया तो आप अपना हाथ दूर अपने अपोजिट डायरेक्शन में हटाते हो। पिंच जो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हटाते हो। क्यों? क्योंकि आपको दर्द होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है कि भाई पिंच हो रहा है तो हमें हाथ क्या करना है? पीछे। ये नेचुरल है ना। कोई मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और कोई कीड़ा है वो आपकी आंखों की तरफ अचानक से आता है, तो क्या आपको बचपन में किसी ने सिखाया है कि बेटा जब गाड़ी चलाते हैं या हम कहीं गंदी जगह खड़े रहते हो तो सामने से अगर धूल मिट्टी आए तो आंखें बंद करना होती है, आंखें खुली मत रखना? ऐसा तो कोई नहीं सिखाया ना। ये आप ऑटोमेटिक नेचुरली सीखे हो कि भाई कोई भी पार्टिकल अगर आपकी आंख की तरफ आता है तो आपको आंख को क्या करना है? बंद करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? नेचुरल हो गया, अनकंडीशनड हो गया। और ये जो कंडीशनड रिफ्लेक्स है, क्योंकि लर्निंग बड़ी हुई है, तो इसको हम और क्या बोलेंगे? अननेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन। भावनाओं को समझ रहे हो बच्चे रिफ्लेक्सेस की? तो ये हो गए 2 टाइप्स। अब आपकी सेलिना बुक में भी यही कहानी लिखी है, बस उसको थोड़े अलग तरीके से यहां पे दे दिया है। जैसे यहां दिया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन विच अकर इन अ बॉडी, वॉलेंट्री, परफॉर्म्ड कॉन्शियसली। मतलब कि वॉलेंट्री जो आपको पता है कि आप कर रहे हो, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री जो आप अनकॉन्शियसली करते हो। जैसे कि वॉलेंट्री एक्शन क्या है? बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, तो ध्यान से देखना बच्चे। जैसे यू विश टू वॉच सम प्रोग्राम ऑन टीवी एंड यू स्विच इट ऑन एंड प्रेस द रिमोट फॉर अ पर्टिकुलर चैनल। तो इसमें आपको पता है कि भाई
टीवी का रिमोट है, आपको चैनल चेंज करना है, तो आप कर रहे हो, बट वो आप कॉन्शियसली कर रहे हो, आपके दिमाग में है कि हाँ ऐसा हमें करना है. यू पिक अप एन एप्पल एंड ईट इट. टू नो द टाइम यू रेज योर आर्म एंड लुक एट द वॉच ऑन योर रिस्ट. जैसे इस एग्जाम्पल को आपको पढ़ के समझ में आएगा. देखो जैसे टाइम देखना होता है, समझना ध्यान से, जब टाइम हमें देखना होता है और हाथ में आपके घड़ी है, तो दिमाग में आपको टाइम याद आता है और अपने आप आपका हाथ ऊपर हो जाता है टाइम देखने के लिए. कभी ऐसा नहीं होता कि आपके दिमाग में आया टाइम क्या होता है, चलो मैं अब अपना हाथ ऊपर को करूंगा तो फिर मुझे टाइम दिखेगा. ऐसा आप सोचते ही नहीं हो. आपके दिमाग में आया टाइम कितना हो रहा है और अपने आप आपका हाथ ऊपर की तरफ आ जाता है घड़ी में टाइम देखने के लिए. तो इस टाइप के रिफ्लेक्सेस कैसे हो गए? वॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है. इनवॉलेंट्री की क्या बात करें? इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. तो इनवॉलेंट्री के एग्जांपल देखो, यहां भी अच्छे एग्जांपल लिखे होंगे. सम पार्टिकल फॉल्स इनटू योर आईज एंड देयर इज अ इमीडिएट फ्लशिंग ऑफ टीयर्स. आपके आंख में अचानक से पार्टिकल चला गया तो आंसू आने लगते हैं आपके, समझ रहे हो, ताकि वो पार्टिकल क्या हो जाए, बाहर निकल जाए. तो ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है. कोई भी गर्म चीज छूते हो, हॉट आयरन को टच किया तो आप इंस्टेंटेनियस उसको क्या करते हो, विड्रॉल करते हो हाथ को. जब आपको सर्दी लगती है तो आप क्या करते हो, शिवरिंग करते हो. कभी आप ये नहीं सोचते हो कि यार मुझे सर्दी लगती है, लग रही है, चलो मैं अब शिवरिंग करना शुरू करता हूं. ऐसा कभी नहीं होता है. आप अपने आप से क्या करने लगते हो, शिवरिंग करने लगते हो. जब आप अंधेरे में होते हो तो जो आंखों की प्यूपल होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है. कैसे होती है वो हम सेंस ऑर्गन वाले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, परसों नरसों शायद. ठीक है. तो यहां पे बच्चे सेरीना बुक में ये डिफरेंसेस लिखे हैं, इन डिफरेंसेस को आप अच्छी तरह एक बार पढ़ लेना. ठीक है. तो यहां पे बच्चे इनवॉलेंट्री की बात करें तो इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब ये कौन से हो गए, अनकंडीशनड. ठीक है. और वॉलेंट्री की बात करें तो इसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, तो ये कौन से हो गए बच्चे, कंडीशनड. ठीक है. कंडीशनड को ध्यान से देखो. कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन में पहले हमें सीखना होता है, तो सीखने के लिए ब्रेन तो इन्वॉल्व हो गई होगा. बट अनकंडीशन रिफ्लेक्स में हमें सीखना नहीं होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है. तो यहां पे मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड का यूज होता है. ठीक है. अब यहां पे लिखा हुआ है फ्यू सेल्स ऑफ द ब्रेन, बट ये ध्यान रखना जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे बोर्ड में आप जब डेफिनेशन लिखते हो रिफ्लेक्स एक्शन की, तो यहां पे आप हमेशा ऐड करोगे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, जब आप रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन देते हो. ठीक है जी. अब यहां पे एक बड़ा सा क्वेश्चन आया है मुकुल साहू का, पढ़ते हैं. जब तक आप ये वाले डायग्राम को देखो और इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं. Sir, yesterday me and my sister was playing a trick. She asked me a question and she started asking frequently. I was answering in haste and then she asked me my user ID password and I told half of password. Then I realized that I was telling my password. Sir, why this happened? Because she played a trick with you, मुकुल, कि आपके पहले उसने आपको अपने वश में किया और आपको लगा कि ये तो सारे आंसर आपको पता हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट करने लगे और आप खुश हो गए कि अरे मुझे तो ये सिंपल से आंसर पता है, और अचानक से पासवर्ड बोल दिया और आप फ्लो में उसका पासवर्ड भी बोल दिए. जैसे यहाँ पे मुकुल साहू एक अपन प्रैक्टिकल टेस्ट कर सकते हैं. जैसे चलो खैर छोड़ो, प्रैक्टिकल टेस्ट में टाइम नहीं है. बट जैसे अगर हम बोलें कि भाई अगर हम आपको बोलते हैं कि एक टिकटॉक पे हमने देखा था, काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस थी जिसमें ना साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे. एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें टाइम लग जाएगा. चलो तो बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे. अगला टॉपिक जो है बच्चे, अगला टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क. कौन सा टॉपिक बच्चे, रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है. तो इसको शुरू करते हैं. थोड़ा सा पानी पी लें, हम काफ़ी लगातार बोल लिए. आज स्टूडेंट्स कम हैं, आज 30 के ऊपर भी नहीं पहुंच पाए बच्चे. चलिए जी. तो अगला टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्स आर्क है.
रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए हम एक नए साफ सुथरे पेज पर आएंगे। यहाँ पे आपका ऑटोनॉमिक हो गया। चलिए जी, रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं। देखिए, एक रिफ्लेक्स एक्शन को, ध्यान से सुनना, एक रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा कंप्लीट होने के लिए जो पाथ इंपल्स को ट्रेवल करना होता है, जो पाथवे होता है एक इंपल्स को रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट करने के लिए ट्रेवल करना होता है, दैट पाथवे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। अर्थात आसिफ सर ये कहना चाहते हैं, जब आपने कोई गर्म चीज छुई, ठीक है, समझना, तो वो हॉट चीज क्या हो गई बच्चे, वो क्या हो गई, स्टिमुलस। ये चीज आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सीखो। वो गर्म चीज क्या हो गई, स्टिमुलस। आपके ये किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने। किसने रिसीव किया बच्चे, रिसेप्टर ऑर्गन ने रिसीव किया। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन से फिर क्या जुड़ी हुई है बच्चे, स्पाइन, जो सेंसरी न्यूरॉन्स जुड़ी हुई होती हैं। तो एक हमने बना दी, वैसे बहुत सारी एक के बाद जुड़ी हुई होती हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन हमने बना दी। अब क्योंकि हम रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको अच्छा सा डायग्राम ही बना देते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कि ये क्या हो गया बच्चे, ये बीच में न्यूरल कैनाल हो गया, तो ये क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर यहां पर बीच में लगी होगी कौन सी न्यूरॉन, इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन। और फिर यहां पे अगली न्यूरॉन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट से नाम बोलो, इस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे हम, मोटर। और ये मोटर हमारे कहां आएगी, इफेक्टर मसल के पास या इफेक्टर ऑर्गन के पास। और हमारी बॉडी क्या शो करेगी, रिस्पॉन्स। तो यहां पे बच्चे अगर आप पाथवे देखोगे रिफ्लेक्स एक्शन का, तो पहले क्या आया, रिसेप्टर ऑर्गन। फिर रिसेप्टर ऑर्गन के बाद कौन सी न्यूरॉन आई, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या आया बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमें कौन सी न्यूरॉन मिली, इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो पाथवे आगे की तरफ बढ़ा, और फिर लास्ट में इफेक्टर ऑर्गन पर क्या हो गया, रिस्पॉन्स। तो जो कमेंट्स में मुकुल ने डेफिनेशन लिखी है, द पाथवे ऑफ द इंपल्स ट्रेवल ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो सेम टू सेम डायग्राम इधर है। अब इस डायग्राम को, ये डायग्राम बच्चे एग्जाम्स में आता है, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि ये डायग्राम जो है एग्जाम्स में कई बार, बार बार, हर बार आता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, सुनना और समझना। सभी लोग सुन रहे हैं, एक बार यस सर लिख दें जरा आप लोग, ताकि देखें पूरे 26 बच्चे जितने जुड़े हुए हैं सबका यस सर आना चाहिए भाई, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी। तो यहां पे बच्चे देखो, मान लीजिए आपने अपनी उंगली से एक गरम टी पेन को टच किया, तो रिसेप्टर कौन हुई, आपकी स्किन। ठीक है, रिसेप्टर कौन हुई बच्चे, आपकी स्किन। अब आपकी स्किन से न्यूरॉन्स जुड़े होंगे। ठीक है, आपकी स्किन से क्या जुड़े होंगे, न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी यहां पर होगी, उसके डेंड्राइट्स होंगे। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, वो इस तरीके से सिग्नल लेके जाएगा, इस तरीके से सिग्नल लेके जाएगा, और कहां तक सिग्नल ले गया, स्पाइनल कॉर्ड तक वो सिग्नल ले गया। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहे हैं, इन न्यूरॉन्स को हम बच्चे क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। ये हम सब बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद करो, हमने एक टर्म पढ़ा था गैंग्लिया या गैंग्लियन। क्या बताया था हमने, व्हाट इज गैंग्लिया, कल ही पढ़ा था शायद, है ना। एग्रीगेशन ऑफ, किसका एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन तो ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ सेल, पूरे न्यूरॉन का एग्रीगेशन नहीं। अभी आंसर नहीं मिला, बताओ जल्दी से, रुके हुए हैं। एग्रीगेशन किसका होता है, आंसर आना चाहिए भाई, आंसर नहीं आएंगे तो फिर मतलब क्या, पेरी कैरियन, बिल्कुल ठीक, एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी, या बोले एग्रीगेशन ऑफ साइटोन। तो देखो कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बट इस जगह क्या होता है, सेल बॉडी खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर की तरफ को इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए हमने वर्ड कौन सा यूज किया, डॉर्सल। ठीक है,
तो इसको हमने क्या बोला, डॉर्सल गैंग्लियन। और ये वाला क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है इसलिए हमने यहां पर क्या नाम दिया, डॉर्सल रूट। ठीक है, तो ये सेंसरी सिग्नल्स आए, कहां एंटर किए बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड में। अब आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड में ये बीच में एक और न्यूरॉन लगा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इस न्यूरॉन में क्या हो जाएगा, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का नाम क्या हो जाएगा बच्चे, एसोसिएशन न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन। ठीक है, यहां पे स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल का क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। फिर अगला न्यूरॉन जुड़ा हुआ है जो नीचे इस तरीके से सिग्नल को लेके जाएगा और अल्टीमेटली सिग्नल को कहां लेके जा रहा है, इफेक्टर तक। और वो इफेक्टर यहां पर क्या है, मसल। क्योंकि जैसे ही आपने गर्म चीज को टच की, आपके मसल्स एक्टिवेट हुए और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और आपका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाथ जो है वो क्या हुआ, पीछे की तरफ गया। ठीक है, हाथ क्या हुआ, पीछे की तरफ, आपने गर्म चीज से हाथ को दूर हटा लिया, तो ये क्या हो गया, इफेक्टर। कौन है, मसल्स। ठीक है, तो ये वाली जो न्यूरॉन जा रही है बच्चे, इस न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, यहां सही नाम नहीं दिया है, इस न्यूरॉन का क्या नाम हो जाएगा बच्चे, मोटर न्यूरॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, माइक्रो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में प्रोसेस होता है। ठीक है, 1 सेकेंड्स भी नहीं लगता है, बहुत माइनर, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, बट 1 सेकेंड से भी कम के अंदर आप एक रिस्पॉन्स शो कर देते हो। ठीक है, अगर टाइम ज्यादा लगेगा फिर तो वो ब्रेन का काम हो गया ना, सोचने का काम ब्रेन का होता है। और अगर आप सोचने लग गए तो ब्रेन काम कर रहा है, तो बिना सोचे आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी फास्ट process and it is a sudden, instantaneous, quick, automatic, involuntary response of the body without the involvement of brain। ठीक है, और कल हम ये पढ़ ही चुके थे बच्चे, व्हाइट मैटर, और ये अंदर की तरफ क्या हो गया, ग्रे मैटर। तो अगर यहां पे बच्चे आप पूरा पाथवे देखोगे तो इंपल्स कहां से शुरू हुई, रेड कलर से मार्क करेंगे उसको, रिसेप्टर से शुरू हुई, सेंसरी न्यूरॉन में गई, डॉर्सल रूट गैंग्लिया से होते होते कहां गई, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। वहां पे हमें क्या मिला, मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन में सिग्नल प्रोसेस हुए और फिर वापस मोटर न्यूरॉन से भेजा गया और सिग्नल्स कहां पहुंचे, इफेक्टर मसल में। और इफेक्टर मसल ने क्या शो कर दिया, रिस्पॉन्स को शो कर दिया। ठीक है जी, तो ये है आपका सिंपल सा रिफ्लेक्स आर्क की जो पाथवे है वो आपको पता होना चाहिए। पाथवे से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं ना कॉमा लगा के, जो आपको बताए थे A B D E J H, कि भाई इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो, तो क्या करते हो, A B C D E F G ऐसे अरेंज करते हो। तो यहाँ पे चलो हम ही आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट से हमें आंसर बताना। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। चलो ये है, तो आपको आंसर बताना है। देखते हैं कौन, हाँ माइक ओपन करके बोल सकते हो जो बोल सकता है, तो फटाफट आंसर मिल जाएगा। स्टिमुलस, सेंसरी, मिक्स्ड, मोटर एंड देन रिस्पॉन्स। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपको आंसर में 1 2 3 नहीं लिखना है, आपको आंसर में तरीके से अपना आंसर सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस जनरली एनिमल फिजियोलॉजी से या ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि पाथवे जो है रिफ्लेक्स आर्क का, वो किन किन नर्व से होते हुए, किन किन जगह से होते हुए वो गुजरता है। ठीक है, आज चैप्टर खत्म होने वाला है, ये हमारा जो मेजर टॉपिक था वो हमने खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कि क्या खत्म हो चुका है। यहां पे देखिए, हमारा बच्चे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ये हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, हमने स्पाइनल कॉर्ड का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ लिया।
एक एक्सपेरिमेंट और है आइवन पेवलोव का, उसने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट सीखना हो तो बताओ, वैसे कुछ है नहीं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, तो वो भी पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद अब जो हमें बच्चे शुरू करना है वो हमें करना है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल सा है, समझना। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक की बात करें तो वो वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री में दो नर्व्स आ जाती हैं, कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो कहां से ओरिजिन हो रहा है, जिनका ब्रेन से। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो कहां से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। कितने पेयर्स? 31 पेयर्स। अब 12 पेयर हैं तो इनके कितने नाम होंगे? 12 नाम होंगे, ठीक है। और इनके 31 पेयर्स हैं तो कितने नाम होंगे? 31 नाम होंगे। बट सेंस जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, इनके 3 टाइप्स के स्पाइनल नर्व्स जो है साइंटिस्टों ने डिफाइन किया है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो ऐसे होते हैं कि सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर मोटर, सेंसरी, ऐसे करके पूरा 31 पेयर का सीक्वेंस बनता है, जो आपको नीट जैसे जब डॉक्टर की तैयारी करोगे उस टाइम आपको ये चीजें याद करना होती हैं, ठीक है। बट यहां अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे हो गई, जैसे कि ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, ठीक। उसके बाद आपकी फेशियल नर्व हो गई जो फेस से कनेक्टेड होती है, ऑडिटरी क्रेनियल नर्व हो गई जो कान से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी किससे होगी बच्चे? नोज से। ऑप्टिक किससे होगी? आई से। फेशियल किसके लिए कनेक्ट होगी? फेस के लिए। ऑडिटरी किसके लिए होगी? ईयर के लिए। इसी तरीके से एक होती है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल किसके लिए होगी? कोई बताएगा? वैसे थोड़ा सा लिख ही दिया हमने तो तुम लोग समझदार होगे कि क्या लिखने वाले हैं। टंग, बिल्कुल सही। किसके लिए? टंग के लिए। ऐसी एक वेगस होती है, वेगस कनेक्टेड होती है स्टमक से। जब आपको भूख लगती है या आपका पेट फुल हो जाता है तो ये वेगस नर्व ही होती है जो सेंसेशन भेजती है कि भाई अब बस कर, कितना ठूसोगे, और क्या सेंसेशन भेजेगी कि भाई भूख लग रही है बच्चे, और खा लो, पेट पूजा कर लो और अच्छी तरह जी भर के खा लो। तो बिल्कुल गर्व ने अच्छा टर्म लिखा है कि एपेटाइट को ये कंट्रोल करती है। व्हाट इज द टर्म फॉर हंगर? पॉलीफेगिया। पॉलीडिप्सिया इज थर्स्ट, पॉलीफेगिया इज हंगर, ठीक। जब जब हंगर सताए स्निकर्स हो जाए। तो ये नर्व्स हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद फिर इसके बाद फिर आता है आखिरी टॉपिक हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां चला गया भाई? सिंपैथेटिक, हाँ ये रहा। कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जुड़ी हुई होती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स भी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है जी। अब यहां पे बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हम आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को याद करने की, बट कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो आपको इजी ट्रिक बताएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम याद करने की। अभी हाल फिलहाल बुक में हम देखते हैं कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है और उसको हमें क्या चीजें हमें इसमें याद करनी है, ठीक है। चलो, उसके लिए ऑफलाइन होना जरूरी है, ऑनलाइन में वो स्टोरी मजा नहीं आएगा। चलो, तो यहां पे बच्चे हमारे पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ध्यान से देखो क्या लिखा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शोइंग द अपोजिट इफेक्ट्स ऑफ इट्स 2 पार्ट्स। यहां पे एक टर्म लिखा है अपोजिट इफेक्ट्स। अगर कोई चीज एक दूसरे के अपोजिट काम करती है, अगर कोई चीज एक दूसरे के अपोजिट काम करती है, उसके लिए बताओ भाई कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? ये डायग्राम देखा देखा लग रहा? बिल्कुल, आपकी क्लास 7th में भी था, 8th में भी था। एंटागोनेस्टिक, बहुत बढ़िया गर्व, इसको हम बोलते हैं एंटागोनेस्टिक। क्लास 9th में आपको ये टर्म हमने सिखाया था, एंटागोनेस्टिक। जैसे हमारी जो मसल्स हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, these muscles are antagonistic in nature, right?
जब आप हाथ को ऊपर करते हो तो बाइसेप्स हो जाते हैं, और जब आप अपने जो लोअर हैंड होता है उसको स्ट्रेट करते हो तो नीचे ट्राइसेप्स आते हैं। वो बात अलग है, तुम लोग पतले हो तो कुछ मसल्स नहीं है, बट कोई बॉडी बिल्डर को देखना तो उसमें आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। अब यहां पे ध्यान से देखो कि अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ये करता क्या है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सारे एक्शंस कौन से दिए हैं, सिंपैथेटिक, ठीक है। राइट हैंड साइड देखोगे तो सारे एक्शंस कौन से दिए हैं, पैरासिंपैथेटिक। दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं, समझ रहे हो। मतलब कि एक अगर किसी चीज को बढ़ाएगा तो दूसरा क्या करेगा, उसको कम करेगा। एक अगर किसी चीज को कम कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, बढ़ाएगा। और यहां पे आप देखो ब्रेन भी कनेक्टेड है, और ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, कनेक्टेड है। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपल को डायलेट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक सलाइवेशन को रोक रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको बढ़ाएगा। अगर सिंपैथेटिक हार्ट बीट को बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करेगा। अगर सिंपैथेटिक ब्रोंकाई को डायलेट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट करेगा। सिंपैथेटिक अगर गैस्ट्रिक और पैनक्रियाटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में लीवर में, और यहां पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में लीवर में। तो ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, तब आपको समझ में आएगा। एड्रिनल ग्लैंड ये भी हार्मोन है, हार्मोन का यहाँ पे रिलीज करा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट करा रहा है। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इनहिबिट करा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करा रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, कौन, सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक यूरिनरी ब्लैडर को क्या करा रहा है, कंस्ट्रिक्ट करा रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हो सर, जो स्पाइनल कॉर्ड में डॉट है उनको क्या कहते हैं। अरे वो लोकेशंस हैं बच्चे, कि इस लोकेशन से जो स्पाइनल नर्व निकली वो ये कराएगा, इस लोकेशन से जो स्पाइनल नर्व निकली वो ये कराएगा। तो वो लोकेशन बता रहे हैं नर्व्स के, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोकेशन बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, चेन ऑफ गैंग्लिया लाइंग क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हो गई वो चेन ऑफ गैंग्लिया, और ये लंबी सी जो हो गई वो क्या हो गई, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये हैंग हो गया, ठीक है जी। इसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, बिल्कुल सही देवी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कई सारी जगह होता है, कोई बताएगा, देखे कौन इंटेलिजेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है हमारी बॉडी में किस किस जगह होते हैं। फर्स्ट तो हो गया आपका एक, ये दिव्यांश सिंह पागल हो जाता है क्या कभी कभी, क्या क्या लिखता है, कभी मुंबई से, कभी पाकिस्तान से, कभी लंदन से, कभी अमेरिका से। झांसी में मजा नहीं आता तुम्हें दिव्यांश, हैं? झांसी में रह लो बच्चे। फटाफट से आंसर बताओ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बच्चे कहां कहां होता है, जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट आंसर दें। नहीं बताओगे तो खत्म कर देंगे हम, कुछ भी नहीं बताएंगे आगे। जल्दी आंसर दो भाई। चलो, तो यहां पे सबसे पहला आंसर हमें मिला क्या, ईसोफेगस, बिल्कुल सही। दूसरा काफी बच्चों ने इंटेस्टाइन लिखा, इंटेस्टाइन अभी हल पढ़ा हमने, बिल्कुल सही। तीसरा जवाब होता है फेलोपियन ट्यूब, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे फेलोपियन ट्यूब, उसमें फेलोपियन ट्यूब के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो ओवा है वो आगे बढ़ता है। चौथा एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं हम, यूरेटर के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो यूरिन है वो आगे की तरफ और स्पीड में बढ़ती है। तो ये कुछ 4 लोकेशन है अपनी बॉडी में जहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और भी बहुत सारी जगह होती है, बट ये 4 आप याद रख लेना, काफी है। तो यहाँ पे बच्चे जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम जो है खत्म हो चुका है नर्वस सिस्टम। और इसके बाद जो अगला चैप्टर हम बच्चे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन, जिसमें हमें आई और ईयर के बारे में पढ़ना, और दोनों ही बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है चैप्टर,
इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं सेंस और गन। ठीक है, सरित अग्रवाल में एक ही कॉमन चैप्टर है नर्वस सिस्टम और आई और ईयर, तो वो बहुत बड़ा सा चैप्टर लगता है। बट सेलिना बुक में अगर आप देखोगे, ये जो सेलिना बुक है इसमें अगर आप देखोगे तो वो अलग अलग से चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें लगता है कि अरे छोटा सा चैप्टर है। ठीक है जी, तो तो अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 800 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। अगर आप देख रहे हैं तो फटाफट से 800 की तरफ स्पीड में बढ़ते हुए सब्सक्राइबर हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी 800 सब्सक्राइबर का जो टैग है वो हम क्रॉस कर लें। बाकी आपकी मर्जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें अमीबा क्लासेस। तब तक के लिए आसिफ सर का टाटा बाय बाय।